हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नीरज ठाकुर और आज हम बात करेंगे एशियान पे। ठीक है, तो एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आज हम इस पे पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, JKP कांस्टेबल हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए ये क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। The Association of South East Asia एशियन नेशंस बोल रहा है कि एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। ठीक है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज इस्टेब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या क्यों बनी थी ये बनी थी क्या करने के लिए? पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इस एसोसिएशन को बनाया था। जितने भी जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थी, एशिया पैसिफिक की जितनी भी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थी, उनके बीच में जो इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, उनका जो पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? एशियान। ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो इसका मोटो क्या था? मोटो हमारे पास क्या था इसका? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, एशियान का मोटो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी है। और ये कब बनाई गई थी? 8 अगस्त 1967 को इसको बनाया गया था। ठीक है, फॉर्म किया गया था और 8 अगस्त को क्या करते हैं? एशियन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? बर्मीज़ है, फिलिपिनो है, इंडोनेशियन है, खेमर, लाओ, मलाया, मैंड्रिन, तमिल, थाई एंड वियतनामीज, ये इसकी क्या है? लैंग्वेजेस हैं। बट इसकी वर्किंग लैंग्वेज क्या है? वो है वर्किंग लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है। इस एसोसिएशन में जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इसका पहला सेक्रेटरीट जनरल कौन था? हार्टोनो दर्सोनो जो है, ये आप अपना प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, तो ये पहला सेक्रेटरी जनरल था या इंडोनेशियन का। ये कब बना था? पहला सेक्रेटरी जनरल कब बना था? ये 1976 में। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारे पास जो एसोसिएशन बनी थी, ये जो एशियान बना था, ये बना था 1967 में। ठीक है, बट इसका पहली जो समिट है वो 1976 में हुई थी, वो इंडोनेशिया में हुई थी और इंडोनेशिया का ही तब सेक्रेटरी जनरल बना था जिसका नाम ये है। ठीक है, और फिर अभी जो है प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम क्या है? काउ किम। ये कंबोडिया का है, ये अभी 2023 में बना है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा प्रेसिडेंट है? ये 15th प्रेसिडेंट है। अभी तक कितने प्रेसिडेंट रहे हैं? 15 प्रेसिडेंट रहे हैं एशियान के। तो ये हमारे पास क्या है? 15th प्रेसिडेंट है और जो अभी का है प्रेजेंट सेक्रेटरीट जनरल है। ठीक है, तो दिस इज द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एशियन जो है ये 7th एशियन की जो कंट्रीज है एज होल, ये क्या है? 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में है और इसका प्रोजेक्टेड रैंक भी किया है 4th लार्जेस्ट बनेगी। 2050 तक क्या है? ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, एशियन हैज़ 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड। और एशियन में क्या है? 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स है वर्ल्ड में, बिहाइंड चाइना और इंडिया के बाद जो है एशियन कंट्रीज आती है लेबर फोर्स में। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है कि इसकी मेंबर स्टेट्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो जैसे हमने सार्क पढ़ा था, सार्क में हमारे पास कितने मेंबर स्टेट थे? 8 मेंबर स्टेट थे। हमारे पास क्या है कि इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन है? तो ये हमारे पास पहले ये रीजन कौन सा है? ये हमारे पास क्या है? ये वाला रीजन हमारे पास क्या है? ये साउथ ईस्ट एसोसिएशन का एशियन का पार्ट है। ठीक है, तो पहला कंट्री इसमें क्या आता है? म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रूनी है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, फिलीपींस हैं और वियतनाम है। तो मतलब टोटल हमारे पास क्या है? इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें रिसेंट जो अभी ज्वाइन किया है तो वो कंबोडिया है। कंबोडिया ने कब किया है? 1990 में ज्वाइन किया है एशियान को। ठीक है,
ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एरिया हमारे पास क्या है, ये एरिया हमारे पास क्या है, ये एशियन का पार्ट है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, इसका हिस्ट्री जानेंगे हम कि ये बनी क्यों, ठीक है। तो कब बनी थी ये बनी थी 1967 में। क्या हुआ कि एशियन वाज इस्टेब्लिश विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, ठीक है। एशियन डिक्लेरेशन जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फाउंडिंग फादर्स हैं, मतलब जो ओरिजिनल मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक एशियन डिक्लेरेशन पे साइन किया और क्या किया, और एशियन को इस्टेब्लिश किया। जिस एशियन डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फाउंडिंग फादर नेशंस कौन सा है, मतलब ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन सा है। तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है एंड थाईलैंड है। ये इन 5 कंट्री का इनिशिएटिव था एशियन बनाने का। तो इन्होंने क्या किया, एक चार्टर पे साइन किया, एक डिक्लेरेशन पे साइन किया 1967 में, और क्या किया, एक सेटअप किया, एक एसोसिएशन को सेटअप किया जिसका नाम उन्होंने क्या है, एशियन दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1976 में एक क्या हुई, ट्रीटी ऑफ एमिटी हुई, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो जिसमें क्या है, ऑल कंट्रीज विल रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स इन पीसफुल मैनर। तो जिस ट्रीटी में इन्होंने क्या बोला कि जितने भी इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटर रीजनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या हम पीसफुल मैनर में रिजॉल्व करेंगे। मतलब ये एशियन का ही काम रहेगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी मेंबर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जितने भी रीजन में मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी रीजन में कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी तो उसको हम निगोशिएशन से, मीडिएशन से सॉल्व करें, पीसफुल मैनर से सॉल्व करें। तो इंडिया ने भी क्या किया था, इस ट्रीटी पे साइन किया, ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ एमिटी पे इंडिया ने भी साइन किया हुआ। फिर क्या हुआ, फिर 1990s में क्या हुआ कि जब हमारे पास क्या है कि जो वियतनाम वॉर थी और कोल्ड वॉर हमारे पास जो चल रहा था, उनके वॉर ख़त्म होने के बाद क्या है, जो कलोनियलिज्म जो है ख़त्म हो गया, मतलब एंड पे था। तो मेंबर स्टेट जो है इसमें बढ़ने लगे, मेंबरशिप जो है डबल होने लगी, मतलब इसमें जो है जो कंट्रीज़ का जो एडमिशन है होने लग गया, ठीक है, एशियान में, ठीक है। पहले 5 थी, फिर चलते चलते 10 पहुंच गई। तो क्या क्या एडिशन ऑफ किस किस की हुई, एडिशन हुई किसकी, ब्रूनी की हुई, ब्रूनी 1984 में हुई, वियतनाम की हुई 1995 में हुई, लाओस एंड म्यांमार की हुई 1997 में, ये एडमिशन लिया, एडिशन हो गया इसमें। और कंबोडिया जो है रिसेंट स्टेट है जिसने ज्वाइन किया है इन 1999 में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1995 में एक डील साइन हुई। मेंबर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इस रीजन के, इस एशियान के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने एक डील साइन की जिसमें उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर फ्री, साउथ ईस्ट एशिया को क्या किया इन्होंने, न्यूक्लियर फ्री जोन बता दिया, ठीक है। फिर 1997 में क्या हो गया कि अडॉप्शन ऑफ एशियन विजन 2020, मतलब उन्होंने एक विजन अडॉप्ट किया जो उनको क्या करना था, 2020 में कंप्लीट करना था, ठीक है। मतलब इतना टाइम पीरियड था 1997 में से इन्होंने एक विजन अडॉप्ट किया जिसको उन्होंने क्या करना था, 2020 में उसको कंप्लीट करना था। बट ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन इतना ग्रो करी, ठीक है, इतना स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने जो विजन जो है वो 5 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो फिर 2003 में क्या हुआ, बाली कॉन्कॉर्ड हुआ फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन कम्युनिटी। बाली एक कॉन्कॉर्ड हुआ जिसमें क्या किया, उन्होंने बोला, इन एशियन कंट्रीज़ ने बोला कि हमने अपने इस गवर्नमेंट को, अपने इस एसोसिएशन को बढ़ाने के लिए हमने एक एशियन कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, क्यूबा डिक्लेरेशन हुई टू एक्सेलरेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन कम्युनिटीज़। मतलब जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि होनी चाहिए, तो 2007 में उन्होंने बोला कि यार इसको जो है एक्सेलरेट करो, इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करो और जल्दी इसको बनाओ, जितने भी कम्युनिटीज़ है इनको जल्दी बनाओ। तो और बाई
कब तक बनानी है, 2015 तक उनको क्या है कंप्लीट करो, बना दो। जितनी जो भी एशियन कम्युनिटीज़ बनानी है, उनको कम्युनिटी बनानी है, उनको 2015 तक कंप्लीट करो, मतलब जो उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करो। तो ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एशियन चार्टर को भी अडॉप्ट किया। ठीक है, 2007 में एशियन चार्टर को भी इन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो 2008 में क्या हुआ, एशियन चार्टर केम इनटू फोर्स। एशियन चार्टर जो उन्होंने 2007 में अडॉप्ट किया था, वो 2008 में फोर्स में आया एंड बिकम लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बन गया ये एशियन चार्टर। ठीक है, फिर 2015 में क्या हुआ कि एशियन कम्युनिटी जो है उनको लॉन्च कर दिया। ठीक है, एशियन कम्युनिटीज़ को है लॉन्च कर दिया। तो एशियन कम्युनिटीज़ क्या थे, उनमें क्या था, एशियन कम्युनिटीज़ 3 पिलर हैं इसके। पहला एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और तीसरा एशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी। इनके एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी में इन्होंने क्या इन्होंने एक ब्रांच बनाई इसकी, जो है कि मतलब जितने भी रीजन में इंटर रीजनल डिस्प्यूट्स हो, उसको क्या है इन्होंने पीसफुली उनको मैनेज करना था। मतलब हर एक, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उस ट्रेड को को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब डिस्प्यूट्स ना हो, अगर हो भी गए तो क्या है कि उसको क्या हम पीसफुल मैनर से सॉल्व करेंगे। और इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या किया इन्होंने, इकोनॉमिक कम्युनिटी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमने इसको ग्लोबल हब बनाना है, फ्री ट्रेड जोन करना, मतलब अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है। ठीक है, सोशल कल्चरल में इन्होंने बोला कि हमने हेल्थ सेक्टर में काम करना है। ठीक है, हमने एनवायरनमेंट पे काम करना है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना है। ठीक है, मतलब लाइक सेम एज जैसे सार्क में जैसे सार्क के ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये काम करना, वैसे सेम था, बट सार्क को जो है कि वो डोरमेंट रह गया, वो बढ़ नहीं पाया अपने से, जो एसोसिएशन है वो उसका ग्रो नहीं हुआ। बट एशियन का जो है बड़ी ग्रोथ हुई, इस पर बड़ा काम हुआ। तो आज जो है अभी मानी जाने वाली ये सक्सेसफुल एक एसोसिएशन मानी जाती है। ठीक है ना, अब हम थोड़े इसके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला बोल रहा है कि टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, सोशल प्रोग्रेस को, कल्चरल डेवलपमेंट को, फॉर ए प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी। ठीक है, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, सोशल प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना है, कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, और जितने भी डिस्प्यूट्स हो उनको प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी को बनाना, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन को एक प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी बनाना है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि टू प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ एंड एडहेरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, तो और इन्होंने क्या बोला कि रीजन में, पूरे रीजन में हमने पीस मेंटेन करनी है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कि टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। ठीक है, बोल रहा है कि और प्रमोट कर रहे हैं कि एक्टिव कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए, मतलब कोई भी जो रीजन में प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक के रिलेटेड हो, कल्चरल के लिए, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए, तो उनमें एक्टिव रोल प्ले करना है, एक्टिव कोलैबोरेट करना है, मतलब जितने भी कंट्रीज है इस एक्टिव एज अ होल उन्होंने उस चीज़ पे काम करना है। फिर क्या हमारे पास बोलता है, टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर द ग्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के यूटिलाइजेशन के लिए काम करना है, एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्सपेंशन ऑफ देयर ट्रेड, और इनके रीजन के जितने भी ट्रेड है उसको एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन करना है, मतलब एज होल हर एक कंट्री के साथ करना है, एशियन कंट्रीज़ में करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, प्रमोट करना है। ठीक है, और फिर क्या बोलता है, टू प्रमोट साउथ एशियन स्टडीज़, और ये साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ को भी प्रमोट करता है। ठीक है, टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ कोऑपरेट करना, बेनिफिशियल कोऑपरेशन करना। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास क्या है, अब हम थोड़े से इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। एशियन member countries have adopted the following fundamental principles their relations with one another as contained in treaty of amity and cooperation in southeast asia। बोल रहा है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है एशियन ने जो अडॉप्ट किए हैं वो कहाँ से उन्होंने लिए, जो इन्होंने ट्रीटी ऑफ एमिटी करी थी, और ठीक है साउथ एशिया की जो ट्रीटी ऑफ एमिटी करी थी कब की थी, ये 1976 में की थी। तो वहाँ से जो प्रिंसिपल्स निकले थे उनको उन्होंने क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बना दिया। तो क्या क्या है ये, पहला म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द ऑल नेशंस। दूसरा क्या बोलता है कि राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। मतलब जितने भी अपने अगर कोई जितने भी स्टेट्स हैं इसमें, तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथा क्या बोल रहे हैं कि नो इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर। बोल रहे हैं कि अगर किसी आपस में अगर कोई इंटरनल अफेयर्स है तो उसमें भी कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए, किसी बाहर कंट्री का कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए कि हम अपने से ही सॉल्व करेंगे अपने ठीक है। फिर बोल रहा है कि सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मैनर। बोल रहा है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, और उनको सेटल करना कैसे है, पीसफुल मैनर से हमने उसको सेटल करना है। रिन्यूएशन ऑफ थ्रेट्स ऑफ यूज ऑफ फोर्स, और किसी भी कंट्री पे फोर्स का यूज़ नहीं करना, थ्रेट्स का यूज़ नहीं करना, ठीक है। और इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ, और अपने आपस में इन रीजनल कंट्रीज़ के बीच में इफेक्टिव कोऑपरेशन को मेंटेन करना है। तो दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एशियंस, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा इसके फ्लैग के बारे में जानते हैं। फ्लैग और एम्बलम, ये जो पीछे बैकग्राउंड में लगा है ये एशियन का फ्लैग है, ठीक है। और यही एम्बलम भी है, बट ये वाला पोर्शन इन्होंने हटा दिया, एम्बलम में सिर्फ ये सर्कल है, ठीक है। तो फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लैग रिप्रेजेंट करता है स्टेबल, पीसफुल, यूनाइटेड एंड डायनेमिक एशियन, ठीक है। फ्लैग रिप्रेजेंट करता है क्या? पीसफुल, यूनाइटेड एंड डायनेमिक एशियन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ब्लू कलर है इसमें, ब्लू कलर जो है इसमें रिप्रेजेंट पीस एंड स्टेबिलिटी। ब्लू कलर जो है पीस और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? करेंज एंड डायनेमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। वाइट शो प्योरिटी, वाइट जो कलर है वो प्योरिटी को शो करता है, ठीक है। येलो जो सिंबल्स हैं, येलो सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी, और जो येलो है वो प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो और जो स्टेक्स है, द स्टेक्स ऑफ पैडी, ये जो स्टेक्स हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है बाउंडेड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरी। मतलब जितनी भी एशियन कंट्रीज है उनको एक फ्रेंडशिप में जो बाउंड करता है, सॉलिडिटी में बाउंड करता है। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये रिप्रेजेंट करती है फ्रेंडशिप और सॉलिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। और जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये यूनिटी ऑफ एशियन को रिप्रेजेंट करता है। और इनका क्या है, एक एंथम भी है, ठीक है, जिसका टाइटल है द एशियन वे। द एशियन वे हमारे पास क्या है, एशियन कंट्रीज़ का एक एंथम भी है, ठीक है। नाउ अब हम थोड़े इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें क्या क्या है। पहला हमारे पास क्या है, एक एशियन समिट होती है, ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल फोरम है जहाँ पे हेड ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है। तीसरा हमारे पास क्या, एशियन कम्युनिटी काउंसिल है, जो हमने अभी पढ़ी, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल थी, सोशो कल्चरल काउंसिल थी, ठीक है। 3 काउंसिल जो हमने ऊपर पढ़ी वो हमारे पास क्या है, एशियन कम्युनिटी काउंसिल्स हैं, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या है, सेक्टरल, एशियन सेक्टरल मिनिस्ट्रल बॉडीज़ हैं, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या, कम्युनिटी ऑफ परमानेंट मेंबर्स हैं, जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी एक कमेटी है, ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास क्या है, नेशनल सेक्रेटरीट है, जो सेक्रेटरीट है जहाँ पे स्टाफ है, जो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं इन बॉडीज़ में उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो काम करती है, जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफिसर्स होते हैं। और क्या होता है कि फिर होता है कमेटीज़ अब्रॉड, जो हमारे पास क्या है फ्रॉम, मतलब जितने भी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, उनके लिए एक कमेटी बनाई हुई होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है,
एशियन समिट्स, ठीक है। एशियन समिट्स क्या है, हेड कंप्राइज द एशियन लीडर्स, मतलब एशियन समिट में जो क्या होता है कि एशियन के लीडर्स होते हैं, हेड ऑफ द मेंबर स्टेट, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके हेड होते हैं, यानी कि पीएम जो होते हैं वो यहाँ पे पीएम लेवल की मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक सुप्रीम पॉलिसी मेकर होती है। जो एशियन समिट जो है, यहाँ पे डिसीजन क्या होता है कि ये जो बॉडी है ये क्या करती है, एक पॉलिसी डिफाइन बनाती है, ठीक है। इसको हम सुप्रीम पॉलिसी मेकर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस क्रूशियल एंड इमरजेंसी कंडीशन ऑफ अफेक्टिंग एशियन मेंबर्स, मतलब जितने भी क्रूशियल इमरजेंसी कंडीशन हो अफेक्ट, जितने भी एशियन मेंबर्स के हैं उनको ये एड्रेस करता है। और ये अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल को, एशियन समिट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। मतलब अभी जो हाल ही में 9 अक्टूबर को एशियन समिट हुई है, कहाँ पे हुई है, लाओस में हुई है, तो वहाँ पे अभी सेक्रेटरी जनरल को चूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तो बना हुआ पहले से, उसका टर्म ख़त्म हो गए, जो नवी समिट होगी वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल को फिर से चुनेंगे, ठीक है। तो पहली समिट कहाँ पे हुई थी, पहली समिट हुई थी बाली इंडोनेशिया में। कब हुई थी, 23 24 फेब को 1976 में हुई थी ये, ठीक है। तो तभी यहाँ पे क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, हेडक्वार्टर भी यहीं पे इस्टेब्लिश किया था, हेडक्वार्टर भी यहीं पे इस्टेब्लिश किया था। और फिर अभी जो 9 अक्टूबर को कहाँ पे हुई है, जो हमारे पास 44th और 45th एशियन समिट है, ठीक है, वो लाओस में हुई है। लाओस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैनशिप ऑफ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लाओस, मतलब जहाँ पे समिट होती है ना, जिस कंट्री में समिट होती है, एक तो सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है इसका एशियन का। तो इसका चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन कौन होता है, जो एशियन समिट को होस्ट करता है, मतलब जो कंट्री होस्ट कर रही है समिट को, वो हमारे पास क्या होती है, उसको हम चेयरमैन बोलते हैं। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लाओस, तो अभी जो 44th एंड 45th समिट जो है कहाँ पे हुई है, लाओस में हुई है। कब हुई है, ये अभी हुई है रिसेंटली, 9 अक्टूबर 2024 में हुई है। तो 43rd कहाँ पे हुई थी, ये इंडोनेशिया में हुई थी, ये 2023 में हुई है। तो ये कहाँ पे कब होती है, ये साल में एक बार होती है, ठीक है, वंस एवरी ईयर, ठीक है। अब एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है क्या, ठीक है। फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ एशियन मेंबर स्टेट्स, मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी फॉरेन मेंबर स्टेट्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। जो समिट लेवल होती है वहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज होते हैं, हर एक जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड डिस्कशन ऑफ एशियन समिट, मतलब ये क्या करते हैं, जितने भी एशियन समिट में जो भी डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस कोऑर्डिनेटर उन डिसीजंस को, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल होती है, उनको कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। तो और फिर क्या, ये इसका काम क्या होता है, टेकिंग डिसीजन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल। बोल रहा है कि, और इसका एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल का क्या काम होता है कि जो ये जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं, आई थिंक 10 होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं, एक सेक्रेटरी जनरल होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक एज सेक्रेटरी जनरल की रिकमेंडेशन से उनको अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी जनरल्स को अपॉइंट करते हैं या उनको टर्मिनेट करते हैं, ये एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल का काम है। अब पहले हमारे पास क्या है, सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, एशियन समिट, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, एशियन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है, एशियन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी या काउंसिल हम बोलेंगे इसको, वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को क्या करता है, अपॉइंट करता है। उसी का काम है अपॉइंट करना और उसी का काम है टर्मिनेट करना, बट रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए, सेक्रेटरी जनरल की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेशनल सेक्रेटरीट। नेशनल सेक्रेटरीट क्या होता है, ये एक वर्किंग बॉडी होती है जहाँ पे स्टाफ होता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का सेक्रेटरी जनरल बैठता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 24 फरवरी को इस्टेब्लिश हुआ है 1976 में, जकार्ता इंडोनेशिया में इस्टेब्लिश हुआ था, तभी फर्स्ट समिट भी हुई थी।
समिट भी हुई थी, ठीक है। तो इन 1985 द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल का टर्नओवर था 2 ईयर से 3 ईयर करते हैं। मतलब पहले सेक्रेटरी जनरल का टर्नओवर हमारे पास कितना होता था, 2 ईयर्स का टर्न होता था। फिर उसको क्या किया, 85 में क्या किया, उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया, ठीक है। फिर मनाली प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट, सिंगापुर समिट जब हुई थी तब क्या किया उन्होंने कि जब टेन्योर जो है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर जो है इंक्रीज कर दिया, 5 ईयर का इंक्रीज कर दिया। तो अभी कितना टर्नओवर है, टाइम पीरियड होता है सेक्रेटरी जनरल का, 5 ईयर्स होते हैं सेक्रेटरी जनरल का टाइम पीरियड, ठीक है। विच असिस्ट द कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एशियन डिसीजन एट द नेशनल लेवल। तो ये क्या, इसका काम क्या है, जो भी एशियन बॉडी जो है डिसीजंस लेती है, एशियन समिट्स डिसीजन लेती है, इसका काम है उसको नेशनल लेवल पे उसको कोऑर्डिनेट करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अपने रीजन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करना, बाहर इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, असिस्ट करना उनको, ठीक है। तो ये नेशनल सेक्रेटरीट का काम होता है। तो नेशनल सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल, जिसको हम क्या है, हेड ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एशियन के कौन कौन से फोरम्स है जो एशियन चलाती है, क्या क्या करती है। पहला क्या है हमारे पास, एशियन रीजनल फोरम, एशियन रीजनल फोरम है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 1993 में इसको लॉन्च किया था। इट इज़ अ 27 मेंबर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग। तो इसमें एशियन रीजनल फोरम में कितने ग्रुप्स हैं, ये कब 27 मेंबर्स है, इसमें मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है। वॉज डेवलप टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड प्रिवेंटिंग डिप्लोमेसी, ठीक है। तो एशियन रीजनल फोरम जो है, तो ये क्या करती है, एक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ को में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। फैसिलिटेट करती है, कोऑपरेशन फैसिलिटेट करती है। मतलब ये 27 मेंबर्स की जो ग्रुपिंग है। तो इसमें एशियन के तो 10 आ ही गए जो है, इसमें चाइना है, जापान है, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये 27 कंट्रीज़ है जो एशियन ARF में, एशियन रीजनल फोरम में मेंबर्स हैं। तो ये कब बनी थी, ये 1993 में बनी थी, ठीक है। तो फिर आता है एशियन पल्स 3। एशियन पल्स 3 क्या है, ये कंसल्टेटिव ग्रुपिंग इनिशिएटेड इन 1997 में इसको स्टार्ट किया था। ब्रिंग टुगेदर एशियन 10 मेंबर, ये एशियन 10 मेंबर्स और चाइना, जापान और साउथ कोरिया का एक ग्रुपिंग है एशियन पल्स 3, ठीक है। फिर आ गया ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट क्या है, फर्स्ट हेल्ड इन 2005, पहले कब हुई थी, 2005 में। द समिट सीक टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो इस समिट का रीज़न क्या था, टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। मतलब उस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में क्या है, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए समिट हुई थी। इज यूजुअली अटेंडेड बाय द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द एशियन। मतलब इसको अटेंड कौन करता है, हेड ऑफ द, जितने भी एशियन मेंबर्स जो हैं उनके जो हेड हैं वो इसको अटेंड करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, एशियन के मेंबर्स आ गए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। एशियन प्लेज ए सेंट्रल रोल एज एजेंडा सेटलर, ठीक है। तो ईस्ट एशिया के में क्या आ गया हमारे पास, 2005 में हुई, इसको सीक सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करती है रीजन में। तो इसको क्या है, एशियन के हेड मेंबर्स को अटेंड करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इटली, जापान, न्यूजीलैंड ये भी इसके मेंबर है, इनके हेड मेंबर्स जो है इसको अटेंड करते हैं। तो ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है कि जितने भी एजेंडा हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, उनको सेट एजेंडा सेटलर इसको बोलते हैं, ठीक है। जितने भी एजेंडास हैं उनको सेट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एशियन। तो अगर हो सके तो नेक्स्ट मैं इंडिया और एशियन के रिलेशन के बारे में कल मैं शायद वीडियो लाऊंगा। मतलब जितने इनके रिलेशन हैं इंडिया और एशिया के, उनके बारे में वीडियो लाऊंगा। तो ये अभी के लिए इतना था, बाकी जितना भी होगा MCQs में कवर करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।